विद्ध कर्म एज इट इज ऐसी सीरीज शुरू की। डिस्कवरी ऑफ विद्ध कर्म। आयुर्वेद में सुलग्न चिकित्सा कुछ तो भी चाहिए थी, उसका वो उन्होंने अभ्यास शुरू किया। नमस्ते, मैं वैद्य चंद्र कुमार देशमुख फ्रॉम पुणे। 4 फरवरी को वैद्य राबा गोगटे सर के जयंती के अवसर पर हमने अनाउंस किया था कि हम विद्ध कर्म और अग्नि कर्म को एज इट इज पेश करेंगे। जो लोग हमारे पास सीखने को आते हैं उनको तो हम योगाभ्यास कराते ही हैं, हम उनको दिखाते भी हैं और उनसे हम ट्रेनिंग भी करवाते हैं। लेकिन कुछ कारणवश लोग जो दूर रहते हैं या जिनको टाइम नहीं रहता है आने का, प्रैक्टिस चल रही है, ऐसे लोगों के लिए हमने विद्ध कर्म एज इट इज ऐसी सीरीज शुरू की है। 4 फरवरी को हमने कई प्रश्नों के उत्तर दिए हैं और हमने आपको वादा किया था कि हम हर हफ्ते 1 या 2 वीडियो लेके आएंगे और विद्ध कर्म और अग्नि कर्म को आगे और एक्सप्लोर करेंगे। तो आज हम एपिसोड 1 शुरू करते हैं, डिस्कवरी ऑफ विद्ध कर्म। विद्ध कर्म हमने आज तक सुना है, देखा है, सीखा है, वो सिर्फ एक ही व्यक्ति की वजह से। वो व्यक्ति है वैद्य राबा गोगटे सर। सर के काफ़ी वीडियोस थे, काफ़ी सर का नॉलेज था, सर के काफ़ी लेख्स है, काफ़ी आर्टिकल्स है, काफ़ी शोध निबंध है। ये सब हमें वैद्य गोगटे मेमोरियल फाउंडेशन की जो वेबसाइट है वहाँ पे हमें मिल जाएंगी। और आगे से हमारे ये जो वीडियोस है ये यूट्यूब पे और 2 चैनल पे आने वाले हैं, वो आप देख के सीख सकते हो। डिस्कवरी ऑफ विद्ध कर्म। अब विद्ध कर्म किसको पता नहीं है? पूर्व से लेके पश्चिम तक सब लोगों को विद्ध कर्म पता है। प्रैक्टिस में विद्ध कर्म आयुर्वेद प्रैक्टिस में बूस्ट देने के लिए सबसे आगे आने वाली अभिप्याथी है। तो ऐसे समय में एज इट इज सबको पता होना चाहिए, नहीं तो कहीं पे भी विद्ध कर्म करना, कहीं पे भी अग्नि कर्म करना या प्रैक्टिकली जैसा है वो ऐसा ना समझते हुए करना, ऐसे आजकल होता है। वो ही हमें आज दूर करना है। तो वैद्य गोगटे सर की डिग्री जो थी GFAM थी। तो ऐसी डिग्री में उन्हें एलोपैथी का भी अभ्यास था, होम्योपैथी भी था और आयुर्वेद का भी अभ्यास था। सर शल्य चिकित्सक थे और शल्य चिकित्सक होने के साथ उनका स्वभाव था कि ज़्यादा से ज़्यादा संशोधित बातों पे काम किया जाए। जैसे हम देखते हैं कि परिपाक होता है हमारा शरीर, कोई औषधियों का जो है परिपाक होता है। हर एक परिपाक जो है द्रव्य का कटु है, मधुर है या अम्ल है, ये रस रहते हैं। उनका जो पचन होने के बाद जो परिपाक होता है वो टेस्ट करने के लिए सर ने पेशेंट चूज़ किए जिनकी गैस्ट्रेक्टॉमी हुई है, कोलोस्टॉमी हुई है। ऐसे पेशेंट को वो द्रव्य खिलाए और द्रव्य खिलाने के बाद वो कटु अवस्था पाक में विपाक कैसा होता है वो सर ने स्टडी की। हमारे सर ऐसे ही थे कि वो बाप दिखाओ नहीं तो श्राद्ध कर, इसी तरह से काम करते थे। उनको एविडेंस बेस्ड साइंस बहुत पसंद था और आयुर्वेद ये एविडेंस बेस्ड साइंस है, ये उनको प्रूफ करने की बड़ी आदत थी। तो सुश्रुत संहिता में दिया था कि सुचरिंग के लिए अलग अलग तरीके से नेचुरल उपाय थे। पुराने ज़माने में लोग सुचरिंग कैसे करते थे, अगर ऐसा भी ने कभी पढ़ा तो हमें समझ में आ जाएगा कि वहाँ पे एनिमल्स का, छोटे छोटे वेलियों का, लताओं का इस्तेमाल करना है। तो सर का एक फेमस उपक्रम जो है वो मैं बताना चाहूँगा कि सर ने बड़े बड़े फ्रॉक्स लिए, फ्रॉक का डिसेक्शन किया। डिसेक्शन करने के बाद इंटेस्टाइन को कट किया। इंटेस्टाइन को कट करने के बाद वहाँ पे जो एंट्स रहते बड़े बड़े, तो उनको पकड़ने को पकड़वाया और उसका जो मुंडी है धड़ से कट कर दी। ऐसे उन्होंने नेचुरल स्यूचरिंग की थी। तो ऐसे हमारे सर थे, उन्होंने पोस्ट ऑपरेटिव वुंड में धूपन कर्म, कॉर्न पे अपुनर्व चिकित्सा अग्नि कर्म की जो है, जो पहले बहुत फेमस हुई थी, वो सब चिकित्साएं सर ने
हमारे वैद्यों के लिए आगे लाए। लेकिन प्रैक्टिस करते समय सर तो शल्य चिकित्सक थे। अब शल्य चिकित्सक सर्जरी ही करेगा। अब मॉडर्न जैसे जैसे युग आते गया तो सर्जरी जो ब्रांच है वो एनेस्थेशिया के अधीन होती गई, और हर सर्जरी को लोकल एनेस्थेशिया, स्पाइनल एनेस्थेसिया, ऐसे एनेस्थेशिया के टाइप्स आने लगे, और वो सर्जरी डिपेंडेबल ब्रांच हो गई। तो सर जब सर्जरी करते थे, जब शल्य चिकित्सक थे, तो गांव की तरफ जाते थे, देवरुख में जाते थे, इधर उधर, तो वो डिपेंडेंसी बहुत आती थी। मुझे पता है, सर हमें बताते थे, सर एक केस से बहुत महाराष्ट्र में फेमस हुए थे कि पूरी बाढ़ आई थी गांव में, और पूरे गांव को पानी ने ढक लिया था, और जाने आने का ट्रांसपोर्टेशन बंद था, इंटरनेट तो था ही नहीं तब, बिजली भी नहीं थी। ऐसे समय में एक महिला को प्रसव की वेदना शुरू हुई थी, और सर नाव में घूमते थे और पूछते थे लोगों को कि भाई आपको कुछ तकलीफ है क्या, जब बाढ़ आती थी तो सर सहायता देते थे। तो ऐसे जाते समय सर को समझ में आ गया कि एक जो स्त्री है उसको प्रसव वेदना शुरू हो गई, लेबर पेन शुरू हो गए। अब लेबर पेन शुरू हो गए तो लेबर पेन में सर ने देखा तो उसका तो ब्रिज प्रेजेंटेशन था, और उसको सीजर की अत्यंत आवश्यकता थी। ऐसे समय में वहाँ पे तो कोई आने जाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन ही नहीं था, क्योंकि इतनी बाढ़ आई थी। तो सर ने खुद लोकल एनेस्थेशिया दे के सीजरियन सेक्शन किया था। तो देखिए लोकल एनेस्थेशिया कितने देर तक टिकता है, और लोकल एनेस्थेशिया दे के सीजरियन सेक्शन करना कितनी बड़ी बात है। और ये बात है पूरी महाराष्ट्र में फेमस हो गई। और तब सर ने सोचना शुरू किया कि ये डिपेंडेंसी है, ये थोड़ी हमें कम करना चाहिए। जैसे साइटिका के पेशेंट आते थे, वहाँ पे तो अग्निकर्म करते थे, लेकिन वो कितनी बार अग्निकर्म करें, वहाँ तो कुछ तो लिमिटेशंस होंगे। तो ये सब देखते हुए सर ने पढ़ना शुरू किया, और उनको आयुर्वेद में शूलग्न चिकित्सा कुछ तो भी चाहिए थी, उसका वो उन्होंने अभ्यास शुरू किया। ये अभ्यास शुरू करते समय रक्त मोक्षण, अग्निकर्म, लेप चिकित्सा, स्वेदन चिकित्सा, ग्रंथ में आए हुए शूल प्रशमन गण, ये सब सर ने पढ़ना शुरू किया था। पढ़ते समय सबसे ज़्यादा वेदना जो है रक्त के निगड़ित हमें देखने को मिलती थी। जैसे सुश्रुत संहिता में कहा था कि वेदना का जो क्रम है, वेदना उपशम का क्रम है। अगर वेदना हो रही तो स्नेहन है, स्वेदन है, उसके बाद बंधन आया है, मर्दन आया है, और इससे नहीं ठीक हो रहा है तो विस्त्रावन आया है, और उसके बाद में अग्निकर्म, ऐसी चिकित्सा आई है। तो पढ़ते पढ़ते समय सर ने ये चिकित्साएं शुरू करते गए। तो शूल प्रशमन गण यूज़ करके देखा, स्नेहन करके देखा, तो हर एक व्याधि चिकित्सा के लिमिटेशंस थे। तो लेकिन रक्तमोक्षण जब करने लगे तो रक्तमोक्षण से काफ़ी अच्छी तरह से रिजल्ट आने लगे। अब रिजल्ट आने लगे, ग्रंथ में दिया था, चैप्टर दिया था सुश्रुत शारीस्थान 8वें अध्याय में, तो वो शुरू हो रही थी चिकित्सा। लेकिन छोटे छोटे जो पेन है, अर्थराइटिस है, उन्होंने कितनी बार रक्तमोक्षण करें या कितने बार हम लेपन करें या स्वेदन करें, इसके लिमिटेशन आ रहे थे और सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा था। तभी से विद्याकर्म की उत्पत्ति हुई। हम ग्रंथ में रेफरेंस देखेंगे विद्याकर्म के या सुई लगा के वेदना शमन के, तो कहीं जगह पे हमें वो रेफरेंस मिलते हैं। जैसे मैंने उस दिन बताया कि चरक के अर्श चिकित्सा में भी आया है कि वहाँ पे अर्श अगर रक्तज है, रक्त पित्तज है, और वो ज़्यादा से ज़्यादा वेदना दे रहे हैं, तो वहाँ पे चिकित्सा सूत्र में ही दिया है कि सुई से, सूची से पुनः पुनः वेदन करना है वहाँ पे। तो ये भी सर ने रेफरेंस पढ़ लिया। उसके बाद अगर वात रक्त की चिकित्सा चरक में पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी आया था कि सूची से वहाँ पे वेदन कर्म करना है। तो ये सब करते समय एक्यूपंक्चर भी था, क्योंकि एक शास्त्र पे रुकना नहीं था, सब शास्त्र पढ़ने की आदत ग्रंथ ने बताई है। तो सारे मिला के विद्याकर्म का उदय हुआ है। अब ये करते समय सर जो थे, सर ने शुरुआत की कि विद्याकर्म के मॉडर्न में किए जाने वाले रेफरेंस निकालना शुरू किया, या विद्याकर्म हम किसे कहेंगे, ऐसा रेफरेंस देखना शुरू किया। सर हमेशा कहते थे कि असाइटिस है, किसी को पेट में पानी भर गया है तो वो पानी निकाला जाता है, उसको टैपिंग कहते हैं, वो भी हमारे विद्याकर्म में आता है। किसी को विद्रधि हुआ है, एब्सेस हुआ है,
वो निकालना है, वो भी हमारे विद्या कर्म में आता है। हाइड्रोसिल को पहले पंक्चर करके वहाँ से फ्लूइड निकाला जाता था, अभी भी आजकल कुछ वैद्य करते हैं इंस्टेंट रिलीफ के लिए, वो भी हमारे विद्या कर्म में आता है। डेंटल डिसऑर्डर में भी बहुत जगह पे हमारे यहाँ वर्णन आया है, वो भी हमारे विद्या कर्म में आता है। तो ये जो विद्या कर्म के रेफरेंसेस निकालना शुरू हो गया, और ये सारे रेफरेंस सर ने, ये सर का जो बुक है विद्या कर्म अग्नि कर्म का, उसमें सर ने लिखित किए हैं। तो ये जो है चिकित्सा वहाँ से उदय हो गई, डिस्कवरी ऑफ विद्या कर्म हम कहेंगे, क्योंकि एनेस्थेशिया वहाँ पे मिल नहीं रहा था। शूल प्रशमन चिकित्सा के लिए पेन किलर जैसे या स्टीरॉयड जैसे औषधियों का उदय हो चुका था, और उसके दुष्परिणाम बहुत जल्द दिखने शुरू हुए थे। तो ऐसे समय में विद्या चिकित्सा का उदय हो चुका। अग्निकर्म चिकित्सा तो सर करते ही थे। अग्निकर्म चिकित्सा अपुनर्भव है ये देखने के लिए सर ने जो 5-6 साल में अग्निकर्म के पेशेंट थे उनको लेटर भिजवाए, और लेटर भिजवा के उनसे रिप्लाई मांगा कि हमने आपको इतनी बार अग्निकर्म किया था, तो इसको आप कितना फ़र्क है। 5 साल बाद लोगों ने लेटर भेजे और उन्होंने कहा कि उनको 80% रिजल्ट आया है। तो ये सब सर करते थे। सुश्रुत संहिता पढ़ते समय आपने कभी देखा होगा कि सुश्रुत ने रक्त को चौथा दोष ही माना है। सुश्रुत को रक्त विस्त्रावन ज़्यादा पता था, रक्त निकालना ज़्यादा पता था। अब रक्त निकालना ज़्यादा पता है, तो अगर रक्त कम हो रहा है तो सुश्रुत ने कभी कहा नहीं कि रक्त पीना चाहिए या रक्त पान करना चाहिए। उसने तो कहा कि अगर आमाशय में रक्त संचित हो रहा है तो वमन के द्वारा निकाल लेना चाहिए, या पक्वाशय में रक्त संचित हो रही है तो विरेचन के द्वारा निकलना चाहिए। सुश्रुत ने इतना कहा है क्योंकि उसको दोष मानता था सुश्रुत। मॉडर्न में भी यही देखा जाता है कि अगर स्टमक में ब्लीडिंग है तो वो स्टमक वॉश किया जाता है, अगर इंटेस्टाइन में है तो कोलोन वॉश किया जाता है। तो ये जो साधारण में मिलते गए सर को, सर तो सर्जन थे ना, तो ऐसे समय में रक्तों को दोष मान के रक्त विस्रावन की चिकित्सा करना शुरू हो गई। अब करते समय जब व्याधि रहती थी तो सर का ये स्वभाव था कि ग्रंथों को पकड़ के चले, ग्रंथों को छोड़ना नहीं चाहिए, ग्रंथ में जो रेफरेंस दिए वो पकड़ के जाना चाहिए। पढ़ते समय रक्त मोक्षण के लिए जो इंस्ट्रूमेंट थे, जैसे स्काल्प पेन है या नीडल है, कभी कभी सिरिंज से भी निकालते थे लोग। तो ऐसे करते समय वहाँ पे कुछ ऐसे स्थान आए हैं जहाँ पे रक्त मोक्षण करने की संभावनाएं बहुत कम थी। जैसे शिराव्याध अध्याय में नासा रोगे नासा अग्रे वेदित ऐसा आया है, नासा के अग्र पे आया है, उपनासिका पे वेदन कर्म आया है, अपांग संधि के ऊपर आया है, भ्रूपुच्छ पे आया है, अपांगी बोलते हैं उसको, कर्णयो ऊपर ही आया है, विधुर मर्म के ऊपर एक आया है, उरो मध्य पे आया है उन्माद में। ऐसे सब रेफरेंस करते समय वहाँ पे अगर ब्लड वेसल दिख रही है तो सीधा ब्लड रक्त मोक्षण करना संभव है, रक्त मोक्षण तो हो जाएगा। लेकिन वहाँ पे रक्तवाहिनी दिख ही नहीं रही है और स्रोतोस एकदम छोटा सा है, तो वहाँ पे विद्या कर्म करना चाहिए, ऐसे सर बताते थे। अब वहाँ पे विद्या कर्म करते समय जैसे रक्त मोक्षण में दिया है कि 64 तोड़े रक्त आना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, ऐसा कहाँ है, उसके आगे की मात्रा हमें नहीं आना चाहिए। कम से कम मात्रा ऐसे कहीं पे वर्णन नहीं है। हाँ, दुर्वेद्य जो बताया है सीरा, वहाँ पे कहा है कि अव्यक्तम असुरजम स्त्रवेत, अव्यक्त है। अब रक्तों को साथ में रखते हुए सीरावैद का जो सीरा शब्द है, वो सीरा को अगर हम सोचेंगे तो 700 सिराएं सुश्रुत संहिता में बताइए। 100 जो है वातव है, 100 पित्तव है, 100 कफव है, 100 सर्वव है, या बाकी के सर्व सिरा है जिसमें ब्लड वही भी सिरा आ जाएगी, धमनी भी बताया है। अब ये सब बताते समय वात वह सिरा कहाँ पे मिलेंगी,
या वातवह शिरा का वेद कैसे करें, ये काफ़ी सारे प्रश्न पढ़ते हैं हमें। तो इसका उत्तर मिलेगा जब हम रक्तमोक्षण करेंगे, तो वहाँ से जो बाहर आने वाला रक्त है उसके गुणों से हम डिसाइड करते थे। लेकिन जैसे छोटे से स्रोतस थे, वहाँ पे रक्तमोक्षण करना, वहाँ से 64 तोले तक रक्त निकलना संभव ही नहीं है। एनाटॉमिकली तो नहीं है, प्रैक्टिकली भी नहीं है। एक रेफरेंस हमेशा सर बताते हैं, जैसे उत्तर बस्ती है, उत्तर बस्ती में बस्ती की मात्रा 20 ml तक जाती है और नॉर्मल बस्ती में 900 ml तक जाती है, 900 के ऊपर भी जाती है। तो ये क्या फर्क आया है? स्रोतस छोटा है इसीलिए मात्रा छोटी हो गई। वही शोधन कर्म अगर हमें ऊर्ध्वजत्रुगत विकार में करना है तो क्या बूंद ड्रॉप वाइज मात्रा आई है, शिरो विरेचन करना है ड्रॉप वाइज मात्रा आई है। तो स्रोतों के अनुसार शोधन करने के लिए द्रव्य की मात्रा या अलग अलग आया है। वैसे ही नासावा स्रोतों पे हमें रक्तमोक्षण करना है तो बाहर निकलने वाले रक्त की मात्रा ही कम होगी या नहीं होगी, ऐसा हमें प्रैक्टिकली मिलता है। इसलिए नासाग्रे वेदित करना शुरू किया तो तुरंत जो दिए हुए व्याधि है वो कम होने शुरू हो गए। तो इसी तरह हर एक जगह पे रक्तमोक्षण और विद्ध कर्म ये प्रथमतः शूलग्न शूल प्रशमन के लिए शुरू हो गया। गुरुद्रसी है, गुरुद्रसी में आया है कि जानु के ऊपर अधो चतुर अंगुली हमें रक्तमोक्षण करना है। तो जब जब गुरुद्रसी के पेशेंट आने लगे तो जानु के ऊपर 4 अंगुली और नीचे 4 अंगुली सीरा दिख ही नहीं रही थी जहां से हम रक्तमोक्षण करें। कुष्ठ है चिकित्सा, कुष्ठ में अगर दिख रही है सीरा तो हम निकाल लेते हैं। विसर्प हुआ है किसी को, विसर्प जैसे इसको हम क्या कहेंगे, हर्पिस जैसी व्याधि है, वो बहुत तुरंत फैल रही है, कल नहीं था आज है ऐसा विसर्प आ रहा है। तो ऐसे विसर्प के व्याधि में हम वहाँ पे जलों का उच्चारण करते हैं, फिर भी पेशेंट को 100% रिलीफ नहीं आता है, लेप देते। तो ग्रंथ में अगर पढ़ेंगे तो विसर्प जैसे व्याधि को वही जगह पे रक्तमोक्षण नहीं कहा गया है। कहाँ कहा गया है? क्षिप्र मर्म के ऊपर 2 अंगुली हमें वेदन कर्म करना है। तो विसर्प तो ऊपर है और क्षिप्र मर्मा तो इतना दूर है, तो वहाँ पे अगर वेदन कर्म करेंगे तो दोष, यहाँ के दोष कैसे निकलेंगे, ऐसा प्रश्न आता है। तो ऐसे व्याधियों में विचार हम जब करने लगेंगे तो हमें वहाँ पे वायु का महत्व हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। हम वहाँ जहाँ पे विसर्प है वहाँ पे जलों का उच्चारण करेंगे या यहाँ से रक्तमोक्षण करेंगे, लेकिन क्षिप्र मर्म के ऊपर ग्रंथ में दिया क्यों है ये अगर हम सोचेंगे तो हमें वायु का महत्व समझ में आ जाएगा। क्योंकि क्षिप्र मर्म के ऊपर आघात होने के बाद आक्षेपकनम मरणम च ऐसा होता है, आक्षेपक आते हैं, इतना शरीर में वात बढ़ता है कि वो शरीर में कन्वल्जेंस आना शुरू हो जाते हैं। तो इतना क्षिप्र मर्म का महात्म्य है। और विसर्प जैसा व्याधि कल नहीं था आज है, इतनी तेज गति से फैलता है, तो वहां पे वात का साधर्म्य है, वायु का अनुबंध है। और वही दूर करने के लिए ग्रंथ में कहा गया है कि आप रक्तमोक्षण ही करना है, लेकिन ऐसी जगह पे करना है जहाँ पे वायु के ऊपर हमें नियंत्रण मिलना संभव हो जाएगा। और अगर वो हम करेंगे तो जो विसर्प हमें इतना जो विसर्प तकलीफ देते थे वो हमें मिलते थे। हमारे पास पेशेंट आई थी परसों कैंसर की, एक स्टूडेंट की माता जी थी, वो छोड़ते नहीं थे उसको क्योंकि वो सुसाइड करना चाहती थी। क्योंकि कैंसर था, कैंसर के ऑपरेशन हुआ था और उसको हर्पिक्स जोस्टर हुआ था और सब चिकित्साएं फेल हो रही थी, कोई भी एंटीवायरल काम नहीं किया, सब आयुर्वेद डॉक्टर ने ट्राई कर लिया। नाम सुना, हमारे पास आई, हमने कहा कि ठीक है हम करते हैं। हमने खाली क्षिप्र मर्म किया 6 दिन, पेशेंट पूरा टॉप टू बॉटम ठीक हो गया। ये वायु का महत्व हमें भूलना नहीं चाहिए। और वाताद्रुते नास्ति रुजा, शूल वायु के बिना नहीं होता है। अगर वो अवरोधात्मक संप्राप्ति रहेगी या क्षयात्मक संप्राप्ति रहेगी, वायु शूल करेगा। और वही वायु का
शमन करने के लिए, वायु जो विमार्ग हो रहा है उसको मार्गक्रमण करने के लिए, अवरुद्ध हो रहा है उसका अवरोध दूर करने के लिए विद्ध कर्म का उदय हुआ है। एक छोटी सी नीडल है, हम हर एक नीडल वो व्याधि में कैसे कैसे करना है एज इट इज बताने वाले हैं, लेकिन विद्ध कर्म का उदय कैसे हुआ है हमें पता होना चाहिए, इसलिए एपिसोड 1 बनाया है हमने। कुछ लोग कहते हैं ये एक्यूपंक्चर से आया है, जैसे विद्ध से त्रासन होगा और वायु की चिकित्सा में त्रासन दिया है, वेस्टर्नम त्रासनम से को ऐसा आया है, तो त्रासन की वजह से वो थोड़ी देर के लिए पेन मैनेजमेंट लगता है, ऐसा नहीं है। कुछ लोगों का कहना है कि ये एक्यूपंक्चर जैसी है, तो मैं कहना चाहूँगा हमारा ग्रंथ जो है 3000 साल पुराने हैं, तो वहाँ पे सूची का वेदन दिया है, तो ये एक्यूपंक्चर से ये नहीं आया है, इसका इस्तेमाल एक्यूपंक्चर में हुआ है, ऐसा मैं कहूँगा। आयुर्वेद को किसी से ऐसा डेरिवेट करने की जरूरत नहीं पड़ी है, विद्ध कर्म भी आयुर्वेद का ही शास्त्र है, आयुर्वेद से ही आया है, रेफरेंस मैंने बताए हैं। ग्रंथों को भय रहता है, विस्तार भय, कभी ग्रंथ डिटेल में बताता नहीं है, ग्रंथ सूत्रों में बताता है, शब्दों में बताता है, और कहा है कि ये मैं अल्प बुद्धि के लिए बता रहा हूँ, अपनी अपनी बुद्धि लगा के आगे कर्म करते रहना है। तो मॉडर्न साइंस आयुर्वेद में सुलग्न चिकित्सा का अभाव, आयुर्वेद में इंस्टेंट डिसीज मैनेजमेंट, इंस्टेंट पेन मैनेजमेंट की कमतरता, ये तो कभी ना कभी दूर होनी चाहिए और होने ही वाली थी, और ये हमें आज विद्ध कर्म के रूप में, अग्नि कर्म के रूप में हमें मिलती है। ये श्रेय भाव नहीं है किसी ने ढूंढा है, किसी ने किया है, नहीं, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि विद्ध कर्म आया कहाँ से है, विद्ध मीन्स क्या है। तो इसीलिए हमारी ये सीरीज है, ये हम देखेंगे। अग्नि कर्म तो सबको पता है, तो विद्ध कर्म कहाँ करे और अग्नि कर्म कहाँ करे, तो सिंपल है, जहाँ पे उष्ण भाव है, उष्ण गुण ज्यादा मिल रहे हैं, रक्त दोष ज्यादा मिल रहा है, सीधा रक्त मोक्षण या विद्ध कर्म रहेगा। जहाँ पे शीत भाव ज्यादा से है, शीत संप्राप्ति है, कफ वात संप्राप्ति, वहां पे अग्नि कर्म आएगा। रेफरेंस भी दिए है सर ने बुक में कि कहाँ कहाँ पे हमें करना है। विद्ध कर्म करते समय अग्नि कर्म और विद्ध कर्म की जगह एक होती है या अलग अलग होती है, इसके भी सिद्धांत दिए हैं। हर एक सिद्धांत हम पढ़ेंगे। हम बताते समय हमने कहा था कि जो हम वार्षिक कार्यक्रम लेते हैं सर के पुण्यतिथि के ऊपर, सबको पारितोषिक रहता है, वो हम सैटरडे के लेक्चर में हम करने वाले हैं। हम सब अंगुली प्रमाण, विद्ध कर्म के लिए इंस्ट्रूमेंट, विद्ध कर्म के लिए नीडल का प्रमाण, ये सारी बातें हम आगे देखते जाएंगे। एक ग्रंथ का विस्तार भय रहता है, ग्रंथ ज़्यादा विस्तार नहीं करता है, इसीलिए जो छोटी छोटी बातें ग्रंथ में दी है वो हमें अगर विस्तार से चाहिए तो हमें बाकी शास्त्रों का भी इस्तेमाल करना पड़ता है। चाइनीज जो मेडिसिन है उसमें एक्यूपंक्चर और मॉक्सिबेशन का उल्लेख आता है, और वो भी कई साल पुराना है। हमारा आयुर्वेद शास्त्र भी बहुत साल पुराना है। तो हमारे यहाँ पे जो शाब्दिक वर्णन रहते थे या सूत्र में वर्णन रहते थे, वही वर्णन का इस्तेमाल करके सर ने पढ़ाई शुरू की। भारत में उसी समय में ब्रिटिश आए थे, और ब्रिटिश आने के बाद एलोपैथी की जो संस्कृति है या एलोपैथी मेडिसिन है उसको बहुत चालना मिली। मैकॉलेन में आयुर्वेद या हमारे भारतीय शास्त्र पे आघात करना शुरू किया, और हमारे लोगों को
हमारी संस्कृति से दूर करना शुरू किया। उसमें आयुर्वेद भी दूर होता गया। पहले लोग दिनचर्या से रात्रिचर्या तक सब लोग इस्तेमाल करते थे, फॉलो करते थे आयुर्वेद को। लेकिन ब्रिटिश संस्कृति आई, इंस्टेंट दिखाना शुरू हो गया और बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट होने के बावजूद भी आज का दिन निकालने के लिए लोगों ने ये संस्कृति अपनाई। लेकिन स्टडी करते समय चाइनीज मेडिसिन में इसका उदय चलते गया और वहाँ पे एक्यूपंक्चर और मॉक्सिबेशन जैसी चिकित्साएं मुख्य प्रवाह में आने लगी और हमारे भारत में आयुर्वेद ही मुख्य प्रभाव से दूर होता गया और जो विद्यकर्म और अग्निकर्म जैसी चिकित्साएं ग्रंथ में दी है वो तो प्रवाह से कब की बाहर चली गई। इतनी अच्छी तरह से हम प्रैक्टिस कर सकते हैं ये ग्रंथ में जो दिया था या ग्रंथ में अलग अलग तरीके से, जब तक मार्केट नहीं होता था तब लोगों का विश्वास नहीं बैठता था। अब योग इतना बड़ा है, योग है आयुर्वेद का एक अंग है। अब योग को इतना मानते हैं लोग, आयुर्वेद से ज़्यादा मानने लगे हैं। लेकिन आयुर्वेद का अंग है वो योग। आयुर्वेद के बाकी बहुत सारे काय, बाल, ग्रह, ऊर्ध्वांग, शल्य, दंष्ट, जरा, वृषण, अष्टांग आयुर्वेद है। तो ये जो चिकित्साएं थी इनका सर ने पढ़ाई शुरू की थी और चाइनीज एक्यूपंक्चर और मॉक्सिबेशन इसकी तुलना विद्यकर्म और अग्निकर्म से करने के लिए सर ने पढ़ाई शुरू की और पढ़ाई में कुछ बातें सर ने विद्यकर्म के बताते समय प्रस्तुत की हैं। सर ने कहा है कि दोनों में भी, आयुर्वेद में भी और चाइनीज मेडिसिन में भी अंगुली प्रमाण का उल्लेख है। चाइनीज मेरिडियन के हिसाब से अंगुली प्रमाण का उल्लेख किया है, आयुर्वेद में भी अंगुली प्रमाण से ही बताया गया है और वो पेशेंट के अंगुली प्रमाण से कहा गया है। दो उल्लेख सर को मिले हैं। जो समांतर बिंदु है, पैरेलल है या लैटरल, जो एक्यूपंक्चर के पॉइंट आए हैं समांतर, आयुर्वेद में भी पार्श्वतः और समांतर ऐसा वर्णन आया है। ये दोनों सर को पॉइंट मिला है सेम। आयुर्वेद में जो आवृत्त, मार्गावरोधजन्य, द्रव संचिति, पूय संचिति, मूत्र वृद्धि, दकोदर, विद्रद्री में पूय संचिति, दूषित रक्त संचिति, दूषित रक्तजन्य व्याधि, शोणित वर्णनीय अध्याय, ऐसी अवस्थाओं में विद्यकर्म का वर्णन आया है। चाइनीज भी इसी अवस्थाओं का कुछ कुछ प्रमाण में विचार करते हैं। हमारे यहाँ पे बहुत विस्तृत वर्णन आया है, तो आयुर्वेद उसके पहले है। अग्निकर्म जो आया है या मॉक्सिबेशन का अगर तुलना करेंगे तो अग्निकर्म में हमारे यहाँ पे दिया है कि गोदंत शरशलाका त्वगता नाम, पिप्पली अजय शकृत आया है, इतर लोहा मांसगता नाम, पंचधातु सुवर्ण रजत ताम्र नागवंग आया है, क्षौद्र तैल गुड़ स्नेहा संधि अस्थिगता नाम, ऐसा वर्णन आया है। मॉक्सिबेशन के लिए भी द्रव्य का इस्तेमाल किया गया है। वहाँ पे भी चाइनीज एक्यूपंक्चर में अग्निकर्म लोह शलाका से वहाँ पे कॉटरी का वर्णन आया है। तो ये भी हमें दोनों में बात साम्य सर को समझ में आई। अर्बुद जो है, किसी को अर्बुद हुआ है, कैंसर हुआ है या अर्बुद हम कहेंगे, अर्बुद होने के बाद उसकी चिकित्सा हो गई और वो अर्बुद फिर से ना हो, इसीलिए अग्निकर्म का उल्लेख आयुर्वेद में है। ऐसे अपुनर्भव चिकित्सा का उल्लेख चाइनीज मेडिसिन में नहीं है। यहाँ पे हमारा आयुर्वेद और श्रेष्ठ है। जो अग्निकर्म और विद्यकर्म के स्थान है, एक्यूपंक्चर या मॉक्सिबेशन के स्थान है, काफी स्थान साम्य दिखते हैं हमें। तो वहाँ पे जो उदय हुआ है ये शास्त्र का, और हमारे यहाँ पे जो उदय नहीं हुआ था, ये हमें कहीं मिसमैच लगता है। चाइनीज यहाँ पे भी
yin और yang ये दो तत्व यूज किए जाते हैं शीत और उष्ण के हिसाब से। आयुर्वेद में भी दो वीर्य कहा गए हैं, उसी हिसाब से होता है, ये भी सर ने बताया है। आयुर्वेद में दोष सिद्धांत दिए हैं, चाइनीज इसमें दोष सिद्धांत नहीं है। तो विद्ध कर्म, रक्तमोक्षण ये आयुर्वेद की स्पेशलिटी है। अग्निकर्म आयुर्वेद की स्पेशलिटी है। शला का निर्माण विधि, शलाका कैसे होनी चाहिए, शलाकाओं का वर्णन, ये आयुर्वेद की स्पेशलिटी है। कई कई स्थान तो सेम ही लगते हैं, जैसे कि जिह्वा मूले वेदेत आयुर्वेद में दिया है, वहाँ पे भी एक्यूपंक्चर के लिए यूवी जिंजिन करके पॉइंट आया है, मीन्स जिह्वा मूल ही है वो। उपनासिके, भ्रूपुच्छे, ललाटे, हनुसंधि मध्यम जो हम आयुर्वेद में यूज करते, वैसे के वैसे पॉइंट एक्यूपंक्चर में आए हैं। अगर एक्यूपंक्चर हम पढ़ेंगे तो वैसे के वैसे पॉइंट आए हैं, अलग अलग विकार में बताया गया है। ग्रंथ में सुश्रुत उत्तर तंत्र में एक श्लोक आया है, न केवलम श्रीराम विमोक्षेत दहेद्वा कीर्तितम यथेति भ्रूललाट शंख प्रदेशु दहेद्वा। चिकित्सा सूत्र में एक व्याधि के आया है कि वहाँ पे वेदन तो करना ही है और उसके साथ वहीं पे दहन भी करना है। तो अग्नि कर्म करते समय वही जगह स्थान पे दहन कर्म भी आया है। तो ये जो स्थान है अलग अलग तरीके से आयुर्वेद में अलग अलग व्याधियों में समांतर या असमांतर या सेम ऐसे बताए। तो ये सारे स्थानों का अभ्यास अगर हम करते हैं तो विद्ध चिकित्सा हमें समझ में आएगी, विद्ध कैसे काम करता है ये समझ में आएगा। हम हालांकि हर एक वीडियो में बातें बताते जाने वाले हैं कि कैसे कैसे है। सर का एक ही था कि विद्ध कर्म इतना ग्रंथ में वर्णित किया है, लेकिन अभी तक ये उदय नहीं हुआ है इसका, और लोगों तक ये पहुंचा नहीं है, या आयुर्वेद आगे बढ़ाने के लिए इतना समय ले रहा है। तो यही दूर करने के लिए हमारा ये विद्ध कर्म, डिस्कवरी ऑफ विद्ध कर्म जो था, ये टॉपिक है। एक सुश्रुत चिकित्सा स्थान 4थे अध्याय में एक टीका आई है, मैं पढ़ के बताऊंगा कि एतेन चिरकालम निरंतरम क्रियेति दर्शयति। वो टीका थी, स्नेह उपनाह अग्निकर्म बंधन उन्मर्दनानि च स्नायु संधि अस्थि संप्राप्ते कुर्यात वायो अतः तन्निधः। यहाँ पे ये टीका बताते हुए कहा है कि ये जो चिकित्साएं है संधि अस्थि और स्नायु, यहाँ पे जो जो विकार हुए हैं वहाँ पे हम जो चिकित्सा करते हैं वो हमें काफ़ी दिन करनी चाहिए, तुरंत नहीं। तो आयुर्वेद में सहचर्यत्व का महत्व काफ़ी जगह पे आया है। जैसा पित्त का जो सहचर्यत्व है रक्त से है, कफ का जो सहचर्यत्व है वो रस धातु से है, और रस और रक्त ये दो धातु है शरीर में गतिमान रहती है, दूसरे कोई धातु गतिमान नहीं रहते, रस और रक्त ही रहती है। और रस और रक्त की उत्पत्ति एक दूसरे से रहती है, रस से रक्त की उत्पत्ति रहती है। और ये रस और रक्त को दोषों के हिसाब से देखे जाएंगे तो रस में कफ है और रक्त में पित्त है, और इनको गतिमान करने वाला वायु है। इसीलिए इनका व्याधि उत्पादन में प्रथमतः ज़्यादा से ज़्यादा वर्णन आया है। ये रक्त और रस, कफ पित्त ये शिराओं में दौड़ते हैं और उनको लेके जाने वाला वायु रहता है। तो सुश्रुत ने कहा है रस रक्त ये निर्मिति में एक दूसरे के अवलंबन में रहते हैं, दोनों भी गतिमान है, और ये गति जो है वायु से ही मिलती है। पित्त पंगु कफ पंगु हमें पता है वायु से ही मिलती है, और ये वायु की निर्मिति भी हमारे पचन संस्थान से होती है। हमारा श्वसन भी वायु से ही चलता है, हमारा पचन भी वायु से ही चलता है। तो वातवह नाड़ियाँ जो है, वातवह
सिरा जो है, सिरा जो 100 सिरा बताइए ना, वातव सिरा, इनका अंतर्भाव भी इसमें आता है। अगर वहाँ पे इनका नियमन बिगड़ गया रस रक्त का तो व्याधियाँ भी आती हैं, शूल भी आता है। तो यही मार्गावस्थ करने के लिए हमें विद्ध कर्म जैसे चिकित्साओं की जरूरत पड़ती है। वातवह नाड्या जो आया वर्णन, कुछ लोग इसको नर्व कहते हैं। हमेशा ही ऐसा मिलेगा ऐसा नहीं है, लेकिन विद्ध कर्म का परिणाम नर्वस डिसऑर्डर में भी ज़्यादा से ज़्यादा पाया जाता है। नर्व में जैसे एसिटिकोलिन है या न्यूरोट्रांसमीटर है, डोपामिन है, वो जो सीक्रेट होते हैं, नर्व कंडक्शन होता है, वो गति ही है, वो वायु ही है। तो नर्व की गति या नर्व कंडक्शन जो है वो हमारे आयुर्वेद से वायु ही करवाता है। वो जो गति है, वहाँ पे अवरोध आ गया तो व्याधियाँ हो जाएंगी। सिंपल है, डोपामिन कम हो गया, न्यूरोट्रांसमीटर है, कंपवात जैसे लक्षण दिखते हैं। और कंपवात जो है केवल वातज व्याधि है। अब कितनी भी कोशिश करो, कंपवात जैसे व्याधि में चिकित्सा बहुत कठिन है। बस्सी दिया जाता है, कभी कच्चू इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन आज तक विद्ध कर्म से कंपवात की व्याधि पूरी तरह से कम होते हुए हम देखते हैं। क्योंकि वो नर्वस या न्यूरोट्रांसमीटर या हार्मोनल जो चिकित्साएं है, हम बाहर से हार्मोन देके कितने दिन तक काम करेंगे। अगर वहीं पे हम उसका सिक्रेशन करना शुरू करेंगे तो जो वायु वहाँ से विमर्ग हो रहा है या वायु वहाँ से विचलित हो रहा है या उसका कर्म प्राकृत नहीं हो रहा है, तो वहाँ पे भी हमें विद्ध कर्म काम करते हुए दिखता है। मॉडर्न साइंस में कहा जाता है कि नर्व इज नॉट रीजनरेट, नेवर रीजनरेशन। हम देखते हैं डायबिटिक रेटिनोपैथी है, एट्रोपी है रेटिना की, या सेरेब्रल एट्रोपी है, ये रिवर्स होते हुए कई उदाहरण है आयुर्वेद। विद्ध कर्म में तो बहुत सारे उदाहरण है, प्रैक्टिकल है। एक्यूपंक्चर में भी उदाहरण है। तो किसने किसको सिखाया? एक्यूपंक्चर ने आयुर्वेद को सिखाया या आयुर्वेद ने एक्यूपंक्चर को सिखाया? वो उसी शास्त्र के साइंटिस्ट या वो जो अभ्यासक है उनका विषय है, हमें तो उसमें पढ़ना नहीं। लेकिन विद्ध कर्म चिकित्सा आयुर्वेद में वर्णित है और वो उदाहरण के साथ दी गई है। आगे वाले जो एपिसोड आएंगे उनमें हम अंगुली प्रमाण, शरीर प्रमाण, परिमाण लेते समय अलग अलग तंत्रों का इस्तेमाल कैसे करना है, उसके साथ में विद्ध कर्म अग्नि कर्म करने के पहले योग्याभ्यास कैसे करेंगे, जैसे कि वैसे हम प्रैक्टिकल अगले वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद।